नवाज शरीफ साहब का जो मुखालिफ है वो भी नवाज शरीफ के रास्ते पर नजर लगा के बैठा, उसको पता है नवाज शरीफ आएगी तो मुल्क का पहिया चलेगा। नवाज शरीफ को बनाने वाले, मिटाने वाले कई आए, कई चले गए। पाकिस्तान का एक और अरूज इंशाअल्लाह ताला हम देखने जा रहे हैं 21 अक्टूबर को। 21 तारीख को मीनारे पाकिस्तान के मैदान में आपने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करके मियां नवाज शरीफ का मान रखना और पाकिस्तान का मान रखना आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज मियां नवाज साहब को 19 घंटे में इंसाफ मिल गया और इस इंसाफ के मिलने के बाद पूरी कौम बहुत खुश है, क्योंकि आज एक मिसाल कायम हो गई कि अब किसी भी शख्स को पाकिस्तान के अंदर 19 घंटे में इंसाफ मिल सकता है। आज के बाद मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की कोई अदालत कोई एतराज कर सकेगी कि फाइल नहीं मिल रही हमें, या मुद्दई मौजूद नहीं है, या फिर नैब का प्रोसिक्यूटर मौजूद नहीं है, या फिर FIR की कापी नहीं आ रही, या फिर हुकूमत पाकिस्तान ने छुट्टी की हुई है, या जज साहब बीमार है वो घर चले गए हैं, अब अगले हफ्ते हेयरिंग होगी। आज के बाद मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की किसी अदालत के पास ये जवाब होगा कि हमने आज के बाद किसी को ताखीर के साथ इंसाफ देना है। मेरा ख्याल है एक अच्छी मिसाल पाकिस्तान में कायम हो गई है। अब पाकिस्तान के हर मुजरिम को, हर मुलजिम को, हर सियासी कैदी को, हर शख्स को 19 घंटे में इंसाफ मिलना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बल्कि पूरी अदलिया को इसमें मुबारकबाद भी पेश करता हूं और इनसे दरख्वास्त भी करता हूं कि आज के बाद पाकिस्तान में किसी शख्स को ताखीर के साथ इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। एक कमेंट ये है। दूसरा, ये जो फैसला बड़ा दिलचस्प फैसला है कि इस फैसले की हमायत के लिए हमें पूरे पाकिस्तान में कोई शख्स नहीं मिल रहा। ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से कोई शख्स खुल के हमायत कर रहा है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से कोई हमायत कर रहा है। PTI तो ज़ाहिर है हमायत कर ही नहीं सकती और मीडिया के अंदर भी ऐसी सूरत हाल। और फिर इसके साथ साथ वो वकला भी जो मियां नवाज शरीफ साहब की वकालत करते रहे हैं या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के धड़े के समझे जाते थे, आज वो भी इसकी हमायत करते हुए नजर नहीं आ रहे। ये क्यों हो रहा है ऐसा? हम ये भी आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अतर काजमी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। शौकत पराजा साहब रास्ते में ज्वाइन करेंगे हमें। हमारे लियास राना साहब दुबई में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वो भी हमें। अतर काजमी साहब, ये मसला है क्या? वैसे मेरा ख्याल है अच्छा हुआ 19 घंटे में दरख्वास्त आई, साथ ही नैब के प्रोसिक्यूटर पहले से बैठे हुए थे। अदालत ने मेहरबानी की, एक तारीख उन्होंने दे दी। अगर वो कल ही फैसला कर देते तो क्या बिगाड़ा जा सकता था, लेकिन हमायत क्यों नहीं कर रहा कोई इसकी? नहीं, जितने भी वकला से बात हुई है, जितने भी सीनियर वकला हैं, वो सब कह रहे हैं कि कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जितनी तेजी से इंसाफ फराहम किया गया। और दूसरा, फिर मियां साहब ने तो वकील करने का जो वो तकल्लुफ ही किया है, वो नैब के वकील जो उनका मुकदमा लड़ते रहे कि हमें किसी किस्म का कोई जनाब इसमें इशू ही नहीं है। लेकिन मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान को तो सुनना चाहिए था ना कि केस क्या है, कोई उस पर जिरा हो, कोई उसके ऊपर कोई आर्गुमेंट्स पेश किए जाएं। वो जितनी जल्दी, जितनी तेजी से वो 420 सेकंड की टोटल समाअत हुई है जो आज बताया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो इतनी 6-7 मिनट के अंदर फैसला हो गया। तो ये फैसला जो महफूज भी नहीं हुआ। हाँ, 1 घंटा महफूज ही रख लेते, कोई तकल्लुफ ही कर लेते चौधरी साहब, कोई दरखास्त पे पहले इतराज लगा के वापस भेज देते, कल लेके आए, ये करे, मतलब कोई 1 हफ्ता पहले दरखास्त आ जाती। उन्होंने तो तकल्लुफ भी नहीं किया। बेंच टूट जाता, जज साहब बीमार हो जाते। आज जो मोअज़्ज़िज़ जज साहब जिन्होंने तोशाखाना रेफरेंस में जो मियां साहब के दायमी वारंट जारी किए 2020 से 9 सितंबर 2020 को उन्होंने वारंट जारी किया था। और वो तोशाखाना का ये बयानिया तो बनाते हैं। आज कौम को पता चला मुल्क में वापस आने से पहले खुद अपने वारंट जो है वो उसमें मुअत्तल करवाने तोशाखाना रेफरेंस में जो मुबैना गाड़ी वहां से लेके गए हुए। तो ये एक अलहदा केस है। पर एनी वे वो जज साहब के खानदान में डेथ हुई, उसके बावजूद वो आए। वो बीमार थे, उसके बावजूद वो आए। आज मास्क लगा के वो वहां से हमारे रिपोर्टर साथी बताते रहे कि वो कोर्ट में बैठे हुए थे। तो जिस तरीके से इंसाफ मियां साहब को फराहम किया गया, मेरे ख्याल में एक नई उम्मीद की किरण पैदा हुई है। बल्कि वो जो मियां नवाज साहब के वकील है मिसबा साहब, उन्होंने सबसे पहले तो ताजियत की ना कि आपके घर एक इंतकाल हुआ है, तो मैं बहुत ज्यादा ताजियत करता हूं। उसके बाद उन्होंने दलाइल स्टार्ट किए। उसके बाद से पूरी जो लीगल हमारी बरादरी है वो ताजियत कर रही है कि जो आइन और कानून के साथ हुआ है और जिस तरीके से किया गया है, तो मेरे ख्याल में ताजियत बनती है अब कि जो कुछ हो गया आइन और कानून के साथ। हमारे लिहाज राना साहब आपकी तरफ आना। सर देखिए, 2 इश्यूज हैं। पहला तो ये है कि जब मियां नवाज साहब को सजा दी थी उस दिन भी कहा गया था कि कानून और इंसाफ कत्ल हो गया, और इसमें कोई शक नहीं कि सिर्फ इसलिए कि इमरान खान साहब को लाना है, मियां नवाज साहब को बड़ी जल्दी में सजा दे दी गई थी और वो सजा भी बड़ी खौफनाक तरीके से दे दी गई।
और उसके बाद अब दूसरी मरतबा इंसाफ कुर्बान हो गया है, तो एक ही केस में 2 बार इंसाफ का जनाजा जो है उस पर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में को उठाने के लिए तैयार है इसे। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, मैंने बड़े मजे से आपकी गुफ्तगू सुनी और अतर काजमी साहब की। ये जो 19 घंटे का इंसाफ है ना, ये 6 साल बाद मिला है आपको और हमें। याद है ना, जिसे अभी आपने कहा कि उस वक्त भी किसी ने तारीफ नहीं की थी, इंसाफ का कत्ल हुआ था जब पाकिस्तान का कानून नहीं मिला था पानामा से अकामा निकालते हुए, तो उसमें ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत सजा दी गई थी। फिर इंस्ट्रक्शंस पास हुई, बिल्कुल सही बात, कि सुप्रीम कोर्ट के जज मॉनिटर करेंगे, फकीदुल मिसाल काम था। ये पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हुआ। आप और हम शायद आज के दिन को इस तनाजुर में देख रहे हैं कि 420 सेकंड की समाअत हुई। ये जज बशीर साहब वही है ना जिसने इवन फील्ड में सजा दी थी मरियम नवाज और नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर को, और उस सजा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को। और जब सवाल हुआ कि आपके पास मरियम नवाज की मलकियत का कोई सबूत है, तो ये प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर थे जो एहतसाब अदालत में भी थे, हाई कोर्ट में भी थे और आज भी हैं। उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। उन्होंने फिर सवाल पूछा नवाज शरीफ के खिलाफ आपके पास सबूत है कि वो मालिक हैं उन फ्लैट्स के? उन्होंने कहा जी नहीं है। उन्होंने कहा चूंकि उनकी अपीलें पढ़ने का उसको हम छोड़ते हैं, ये फैसला हो चुका हुआ है, बस अब इसकी कहानी होनी है। इसलिए मेरे दोस्तों को बहुत ज्यादा अभी 420 मिनट 420 सेकंड, वो मैं ट्वीट शीट सारों को देख रहा हूँ, लोगों को नींद नहीं आ रही कल से ना। हमें तो ये पता था कि ये काम होना है, अभी थोड़ा सा बर्दाश्त का मादा पैदा करें कि 6 साल से एक तरफा इंसाफ मिल रहा था, अब 2 तरफा इंसाफ की फराहमी शुरू हुई है। और सरतापा जो नैब का इंसाफ था वो 24 घंटे दोपहर रात, आपको पता है ना, वजीर आजम इमरान खान को अवेलेबल था और बशीर मेमन साहब ने उनके बतौर वजीर आजम होते हुए ये बात बता दी थी कि सरतापा को शहजाद अकबर साहब काबू करते थे। FIA में भी यूएसबी में वो FIR बना के लेके जाते थे, और नैब के अंदर लाहौर में तो दफ्तर था जहां कैमरों से मॉनिटरिंग का जिम्मा था, उसी चीज की नौकरी उसमें यहाँ ये जो पहली बात तो ये है कि मैं दिल से समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ को गलत सजा हुई थी और सिर्फ इमरान खान को प्लांट करने के लिए उनको सजा दी गई थी, और उस वक्त इंसाफ कत्ल हुआ था। फिर उसके बाद इंसाफ की बहाली का एक टाइम वो भी था कि जब जज अरशद मलिक की उनकी जो ऑडियो और वीडियो लीक हो गई थी, तो उस वक्त भी अदालत को इंसाफ करना चाहिए था। अगर 1 घंटा भी वहां पे हेयरिंग हो जाती तो उस वक्त भी इंसाफ कायम हो जाता, लेकिन वो बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया, और आज जो कुछ हुआ वो भी। लेकिन यहां पे इशू ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को इसके बावजूद सजा हुई है, अदालत ने सजा दी हुई है, और अगर ये जजेस उनको एक बार जेल पहुंचा देते तो आज कम से कम इंसाफ का भरम कायम रह जाता। तो आज तो ये पता चल गया कि हवा फिरे तो अदलिया भी फिर जाती है। चौधरी साहब, क्या इंसाफ का भरम नवाज शरीफ की जात के लिए रहना है कि उसे चोर भी बनाए, गद्दार भी बनाए, डकैत भी बनाए, वो पाकिस्तान के अंदर एटॉमिक जो तजर्बे हैं वो $5 बिलियन की पेशकश के बावजूद करे, वो पाकिस्तान के लिए खड़ा हो जाए? उसको सजा इसी बात की देनी है कि नहीं तुमने पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी क्यों खत्म की, तुमने एनर्जी के मंसूबे क्यों लगाए, हमने धरने चढ़ाए थे। आज आपको पता है ना कि एक वकील साहब ने कहा जी वो जेल से मिल के आए तो कि जी वो इमरान खान साहब बड़े ही अफसरदा थे कि जी ये लंदन प्लान। भाई इमरान खान साहब को अफसरदा होना चाहिए, क्योंकि लंदन प्लान उनसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है। आपको पता है ना, धरने जो 2014 में चढ़ा दिए गए थे वो पहला लंदन प्लान उनके लिए था, अभी दूसरा लंदन प्लान किसी और के लिए। अब उनको खौफ है कि यार ये वाकई लंदन प्लान है तो फिर तो मेरी तबाही है। अब उनको समझ लेना चाहिए कि भाई हर चीज हर वक्त एक जैसी नहीं रहती। अगर वो डिलीवर करते तो इनको कोई ना पूछता। उन्होंने डिलीवरी करने की बजाय वो जो लेके आए थे वो उनके ऊपर चल गए, उन्हीं के ऊपर इंसाफ की फराहमी लग गई, उसी रियासत के ऊपर हमला कर गए। हम और आप बहस करते रहेंगे, भाई एक शख्स के साथ ज्यादती हुई सारी दुनिया मानती है, तो जमानत क्या वैल्यू रखती है उसके अंदर? वो अब आएंगे और केसेस में कुछ नहीं है। वो जो आसिफ सईद खोसा साहब ने बतौर चीफ जस्टिस फोरेंसिक का इतना लंबा चौड़ा एविडेंस बनाया, मैं हमेशा कहता हूँ बहिश्ती देवर में लिखा है पुलिस रात की मंजिलें, उन्होंने जो वीडियो की फोरेंसिक की लिखी ना तफसील, ताकि ये केस छेड़ा ही ना जाए। वो लंदन में फोरेंसिक हो गई, उसको मान लिया एविडेंस, एक चैनल को जुर्माना हुआ हमारे यहाँ। आप मुझे बताएं कि फिर आप बात क्या कर रहे हैं, किस चीज में सजा है नवाज शरीफ की? दोनों केसेस की मैंने आपको बात बता दी, ये चलेंगे तो खत्म भी हो जाएंगे। अब है लेकिन इसमें ना राना साहब इशू ये है कि हम ये मानते हैं कि वाकई नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की गई थी और उस ज्यादती का अजाला होना चाहिए था, लेकिन जिन लोगों ने ज्यादती की थी सब हयात हैं, उनको कोई टच नहीं कर रहा, उनसे कोई नहीं पूछ रहा। इसका मतलब ये है कि कोई नुकसान भी हो जाए तो रियासत का नुकसान है, क्या फर्क पड़ता है जी? उसके बाद आप एक बंदे को जेल में डालें, सजा दें, फिर उसको बाहर निकालें, फिर उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएं, तो ये अजीब मजाक है। बहरहाल मैं शौकत प्राइस साहब की तरफ आता हूं। प्राइस साहब, ये बेसिकली जो बहुत सारे वकील हैं, इवन हसन रजा पाशा साहब से लेके शाइक उस्मानी साहब,
कोई भी शख्स जो इस फैसले को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं या इज्जत करने के लिए तैयार नहीं, क्यों? बहुत शुक्रिया। आप समेत जितने वकला हैं, जब 2017 में ये फैसला किया गया तो किसी ने तस्लीम किया था? नहीं किया था। जब मियां साहब की हुकूमत गिराई गई, नहीं किया था। और अब तो गिराने वाले भी कह चुके कि हाँ हमने साजिश की थी। तो जो सजा मिली वो आप समेत, मेरे समेत, मैं अपने आप को शामिल करता हूँ, जनाब हसन रजा पाशा समेत या जस्टिस शाइक उस्मानी समेत, सब ने कहा था कि ये इंसाफ का कत्ल है। ठीक नहीं, और आज भी सजा, सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये अगला कत्ल है। अगर मेरी सबमिशन सुन लें, आपका शो है, फिर आपकी मर्जी, जो मर्जी कहें, कि अगर एक कत्ल हुआ है, एक ब्लंडर हुआ है, यानी 1979 में भी कत्ल हुआ, कत्ल करने वाले खुद कहते रहे कि हमसे कत्ल हुआ है, तो आज अगर उसको जो गलत स्टेप था उसको उससे स्टेप बैक किया जा रहा है, यानी ये कौन सा एक्स्ट्रा जुडिशल आज इकदाम हुआ है कि जिसका ना कानून इजाजत देती है ना आईन इजाजत देता है। ये ऐन कानून, और ये तो नहीं हो सकता ना कि एक JIT बनवाएं व्हाट्सएप पे, फिर एक मॉनिटरिंग जज बिठा दें। मैं ये तो आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो जिन लोगों ने किया था वो माफ है सब? नहीं, माफ तो देखे ना, मैं माफ वाली बात नहीं कर रहा, मैं तो आज के जो मुखालफत कर रहे हैं ना कि आज कत्ल हुआ है, यानी ये जो नैब है, हम इस मुल्क में 90% कंसेंसस है कि ये सिर्फ आर्म ट्विस्टिंग के लिए बनाया गया है। और नैब आर्म ट्विस्टिंग और ड्राई क्लीनिंग के लिए नहीं, ड्राई क्लीनिंग तो नहीं होती, बहरहाल आज हुई है ना मियां साहब नहीं, मैं फिर गुजारिश करूंगा, मैं इस आपकी प्रीमाइज जो है उस पे मैं बात कर रहा हूं कि अगर 1917 में जो कुछ हुआ और जिस तरीके से हुआ सबको मालूम था, और उसमें मीडिया भी एक कंपोनेंट था, लेट्स एक्सेप्ट इट, लेट्स एक्सेप्ट के जो नैरेटिव बनाया गया था, यानी बाद में वही इमरान खान साहब ने कहा कि हमें तो एस्टेब्लिशमेंट ने बताया था कि ये करप्ट हैं, तो आप तो कुरान उठा रहे थे, आप तो कस्में उठा रहे थे कि ये करप्ट हैं और हम इनको नहीं छोड़ेंगे, आप तो अमेरिका में बैठ के कहते थे कि हम तो आज भी कह रहे हैं, आज भी अदालत में उन्होंने जेल के अंदर बैठ के भी कहा है ना कि जब ये नवाज शरीफ को जब ये इंसाफ दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि बस आप फातिहा पढ़ लें। फातिहा पहले पढ़ी थी इन्होंने, जब इनके सामने इनकी कोलैबोरेशन में, यानी ये साजिश में ये भी तो शामिल थे, क्या उस वक्त फातिहा पढ़ी थी इंसाफ की? ठीक हो, यानी जिसको बाद में कह रहे हैं कि मुझे तो नहीं पता ये करप्ट हैं या नहीं है, आपने हमें बताया, तो आप तो कस्में खाते थे अदालत में खड़ा होके। मेरी बात सुने, मैं अब भी ये कहता हूं कि कम अज कम ये जो एक दूसरे को चोर कहना जो है ना, मेरी खुद बहस होती है कि जितने इमरान खान के खिलाफ केसेस हैं, क्या इमरान खान का कोई डायरेक्ट लिंक बनता है? पैसे इमरान खान की पॉकेट में गए या नहीं गए? अगर नहीं गए तो फिर आपको कैसे कहते हैं कि इमरान खान ने पैसे कमाए, पैसे खाए? वो कहीं तो एंड पॉइंट आना चाहिए। जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल बात की, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कहा कि वक्त है कि मुल्क बचाएं, मुल्क को आगे लेके जाएं। अगर कल को ये चोर कहते थे, आज उनको चोर कहा जा रहा है, कल भी इसी तरह आर्ग्यूमेंट दिए जाते थे। ये अदालतों के सामने खड़े होकर सवाल ये है कि क्या अगले 2 साल के बाद भी क्या सूरत ऐसी होगी या मुख्तलिफ होगी कि 2025 भी आना, जब 2025 आना हो सकता है मियां नवाज साहब फिर अंदर हो और इमरान खान साहब बाहर? ये पहले तो मुझे ये तो फैसला कर लें। 2025 आपने एक साल तो मियां साहब को मिलना चाहिए नहीं, तो 24 आप क्यों नहीं कह रहे? 24 एक साल तो कम से कम एक बंदे को मिलना चाहिए ना, उसकी वजह। बहरहाल मैं थोड़ी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा आ जाऊंगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे अतर काज़मी साहब, एक बात माननी पड़ेगी कि 2017 में एक आर्गूमेंट है कि 2017 में जब मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरह सजा दी गई थी वो भी एक इंसाफ का कत्ल था। आज अगर कोर्स ऑफ हिस्ट्री ठीक हो रहा है तो एतराज क्यों किया जा रहा है? हो गया उसको, वो भी हो गया, तो आज दूसरी मरतबा अगर तदफीन होगी तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए, पहली बात जो ये है कि अंग्रेजी का एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि 2 गलत चीजें से एक सही चीज नहीं निकल सकती। अगर उस वक्त कोई ये कहता है कि वो गलत हुआ था, तो अभी अगर आप दोबारा दूसरी गलती करके उसको कैसे ठीक करें? और दूसरा, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं है। कितना अरसा मियां साहब के खिलाफ मुकदमा चला और जितना उनके ऊपर जो इल्जामात थे, बार बार कहा जाता है कि जनाब ये और वो, ये सारा सिलसिला शुरू कहां से हुआ था?
पनामा पेपर्स आए, पनामा पेपर्स के बाद आपने एक इंटरव्यू किया, आपके सामने बैठ के मियां साहब के साहबजादे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्लैट से आज वो आज भी मुखर तो नहीं रहे ना, तो आप कह रहे हैं हमारे यहाँ भाई, तो वो उसका कोई मनी ट्रेन नहीं दी। बात तो अकामा में हुई ना यार, नहीं बाद में एवन फील्ड के रेफरेंस में हुई भी है सजा, अल अजीजिया में हुई भी है सजा, और डिटेल ठीक है ठीक है। तो आज भी मियां साहब उन्हीं एवन फील्ड से निकले हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड उन्होंने हासिल की है। एवन जो है फील्ड आप ऐसे कैसे कह सकते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल होगी, मिल गई उनको? ये जो अभी आपने देखी है, ये जो इस तरह उनको जमानत मिली है, इसके बाद भी कोई शक है ये आपका ख्याल है कोई डील है कोई? नहीं, मैं तो समझता हूँ मोअज़्ज़िज़ अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया। ठीक है, फिर ये एतराज क्यों कर रहे हैं? पर मुझे वो थोड़ी सी लेवल लगा ना फैसला, तो इस वजह से मैंने कहा लेवल आपने खुद ही डाल दिया। लेवल का मतलब वो एक अच्छा, वैसे एक तासुर है, ये आपकी बात ठीक है कि तासुर है कि अगर हवाएं इमरान खान को सपोर्ट करती हैं तो इंसाफ भी उनको मिलता है, अगर नवाज शरीफ को सपोर्ट करती है तो इंसाफ फिर इनको दोबारा मिलता है। अच्छा देखें, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि पाकिस्तान के निजाम के अंदर सियासतदानों के साथ ज्यादतियां होती हैं, मियां साहब के साथ भी होंगी। उसकी बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूं। देखें, हम आगे पीछे जो बहुत सारे लोगों को डिस्कस करते रहते हैं जो दूसरे दर्जे की क्यादत है, उनके साथ आप देख लें जो हनीफ अब्बासी साहब के साथ हुआ, 11 साल जाया हो गए, ठीक है, हनीफ अब्बासी साहब के साथ कितनी ज्यादती हुई और रात को 11 बजे उनको सजा हुई सिर्फ रशीद को जितवाने के लिए, ठीक है, जो कुछ भी है। उसी तरह आप देख लें बहुत सारे मियां जावेद लतीफ पे मुकदमा हुआ, राना सनाउल्लाह साहब पे हुआ, और अब जो तहरीक इंसाफ वालों के साथ हो रहा है, ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों के साथ ज्यादती। तो मतलब सारी सियासी जमातें इस चीज को अंडरस्टैंड करती हैं कि हमने सिर्फ एक डिपार्टमेंट है जिसको राजी रखना बस। नहीं, वो देखें, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मौकिफ वो लेते हैं इक्तदार में और जो मौकिफ वो लेते हैं अपोजिशन में, अगर उसके वो तकरीबन 35% के ऊपर भी कायम रहे ना, तो चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। राना साहब ये फरमाइए सर, ये 24 अक्टूबर तक तो जमानत हो गई, लेकिन अब सवाल है 24 अक्टूबर के बाद क्या होगा सर? कहीं मियां साहब को जेल ना जाना पड़ जाए या फिर एक्सटेंशन का इम्कान है, जमानत की एक्सटेंशन का? देखिए, पाकिस्तान के अंदर सब चीज़ों के इम्कानात हर वक्त मौजूद रहते हैं, और नवाज शरीफ साहब के बारे में सब लोग ये कह रहे थे कि जी जमानत ही नहीं मिलेगी, वो तो आएंगे ही नहीं, वो तो लंदन से वहीं चले जाएंगे, सऊदी अरब से वापस चले जाएंगे। अब 36-40 घंटे का सफर रह गया उनका, तो वो जब आ जाएंगे तो पता चल जाएगा 24 तारीख को उन्हें पेश होना है। अब जब नैब उनको कह रहा है कि हमें उनको पेश होने देने में कोई एतराज नहीं है, तो जमानत में भी क्यों एतराज होगा जब मुस्तकिल जमानत मिलनी है? और उसके अंदर क्या मुजायका है? अगर नवाज शरीफ साहब को अदालत जेल भेज देगी तो हम और आप बैठ के बहस करेंगे और हम कहेंगे ठीक है, आप जिनके पास आए थे पेश होने के लिए उन्होंने आपको जेल भेज दिया, कोई मुजायका नहीं है। लेकिन मसला तब पैदा होगा जब वो जमानत को एक्सटेंड करेंगे, तो स्यापा ग्रुप, जिसको मैं बड़े दिनों से लिख भी रहा हूँ, कह भी रहा हूँ कि वो जो रोना पीटना डला हुआ है ना इस वक्त, वो आपने तो एक स्यापा पे कॉलम भी लिखा था जिससे मुझे भी पता लगा कि ये होता क्या है। मुझे तो वो कॉलम याद है ना, तो बकायदा लाए जाते हैं इस काम के लिए। तो यहाँ पे तो 5-6 साल रुदाली होते हैं, रुदालियां होती हैं। हाँ, मतलब उन लोगों को लाया जाता है कि आपने करना है। आप सोशल मीडिया पे देख लेना, एक मातम है भाई, वो अभी चला है, लंदन से तो शुरू है भाई। हम तो यही कह रहे थे कि आपने अपनी ड्यूटी देनी है, नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहा है, वो जेल जाए, वो घर पे जाए, वो कहीं पे भी जाए, आ तो पाकिस्तान रहा है ना। ये जो लीडर बना के बैठे हुए थे वो तो खवातीन और मर्दों के पीछे छुप रहा था, वो जमानतों के लिए भी नहीं लाते थे जब तक तय नहीं हो जाता था कि 20 जमानतें एक ही मिनट में मिलेंगी। वो फकीदुल मिसाल जमानत नहीं थी, जब जज बैठे रहते थे कि जी साहब तशरीफ लाएंगे, और वो किस तरह लाएंगे, पुलिस भी हट जाए, रास्ते भी दे दें। वो 19 आपको रात देर तक अदालत लगी रहती थी कि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब पहुंच जाए। 3 घंटे में आईजी इस्लामाबाद जलसे का एहतमाम करें, और जब दरख्त जला दिए जाएं ब्लू एरिया में, तो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ये कहें कि नहीं वो आंसू गैस की वजह से लोगों ने जला दिए बचने के लिए। मतलब तवीलें कहां से आ रही थी? वहां वकील करने की जरूरत थी कोई? ये जो अभी हमारे मोहतरम फाजिल दोस्त अतर काजमी साहब कह रहे थे कि वो तो नैब ही काफी थी, यहाँ पे जजेस क्या काम कर रहे थे भाई? किस चीज की मिसाल, किस चीज? इशू ये है ना, देखें उस वक्त भी अगर हम तनकीद करते रहे थे तो आज भी हमें तनकीद करनी चाहिए। ये फैसला कोई जस्टिफाइड नहीं है। लोगों को अदालत के ऊपर अब इतना एतमाद जो है मजीद खराब हो गया मेरा ख्याल है। पहले भी चौधरी साहब, अगर इंसाफ का कत्ल होता है तो 6 साल के बाद अगर एक बंदे को रास्ता मिल रहा है तो उसको उसके साथ बराबर नहीं किया जा सकता कि आपको कानून भी ना मिले सजा देने के लिए। अतर काजमी साहब हमेशा कहते हैं जी वो तो मानते थे, आज इन्होंने बहुत अच्छा किया, आप ही के सामने बात कर दी। जिसने माना था उससे तो पूछ लेते,
वो पाकिस्तानी डुअल शहरी है कि वो बरतानिया का भी शहरी है, उसके ऊपर कौन सा ला लगेगा? हुसैन नवाज ने कभी कहा कि मुझे दादा ने नहीं दिए थे? भाई उसकी तरफ चले जाते हैं। ये सारा जिसका शख्स का नाम पनामा में था ही नहीं, आपको पता है ना, फिर सजा किस चीज में दिया? कामा में। पनामा में नवाज शरीफ का तो नाम ही नहीं था, आज भी नहीं है। तो कहानी तो बनाई गई ना। उस वक्त एक बंदे को एक्सटेंशन चाहिए थी, फिर एक प्रोजेक्ट इमरान खान था, उसको लॉन्च करके कामयाब करना था, फिर वो गले पड़ा तो सबने कहा जी खुदा हाफिज, हम इस सियासत से तौबा हुए कि ये काम हम नहीं कर सकते, ये काम उनका था भी नहीं। और अब भी उनको यही चाहिए कि इलेक्शन पे आ जाए। वैसे चीफ जस्टिस ने आज कह भी दिया है कि मैं लेके आ रहा हूं 90 दिन वाली पेशी, तो अच्छी बात है, तब मामला तय करें, इलेक्शन कराएं। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, इलेक्शन करवाना चाहिए ताकि चीजें क्लियर हो। वैसे पैसा ये फरमाइए कि ये 24 अक्टूबर, अब अगला सवाल है, ये भी मेरा ख्याल अदलिया का फिर एक इम्तहान होगा। आप और मैं, हम एक बेसिक पे मुत्तफिक हो जाए, डिफर कर रहे हैं, ठीक है, मुत्तफिक नहीं हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप ये भी फरमा रहे हैं कि 17 में ज्यादती हुई थी, इंसाफ का कत्ल हुआ था, और अगर इंसाफ के कत्ल को राइट करने के लिए कुछ हुआ है तो आप कहते हैं ये भी कत्ल है। मैं सिर्फ इस नुक्ते पे आपसे डिसएग्री कर रहा हूं, बाकी जाहिर है आप ज्यादा। सर देखें, अदालत के अपने पैरामीटर्स हैं कि कोई शख्स भी अगर जमानत के लिए आएगा, बायोमेट्रिक करेगा, खुद पेश होगा, अपने आप को सरेंडर करेगा, और आप सब मुजरमों के साथ यही सलूक करते हैं, मुलजमों के साथ सलूक करते हैं, बल्कि आप 6 मरतबा अदालत जाएंगे, 6 मरतबा बायोमेट्रिक होगा आपका। फिर एक कन्विक्टेड आदमी, आपने गलत सजा दी उसको, इसमें कोई शक नहीं, जेल के अंदर है, लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप अपने पूरे कानून को खुद ही वायलेट कर दें उन तमाम अपने। यानी मैं यही तो सब, मैंने सारा दिन पीटीआई की बातें भी सुनी, जिन वकला की आप बात कर रहे हैं मैं उनकी बातें भी सुनी। जब हम कहते हैं कि इंसाफ फराहम करना, फैसले करना अदालत का प्रेरोगेटिव है, जिस तरह एग्जीक्यूटिव का अपना प्रेरोगेटिव है, यानी कौन से कानून में लिखा है कि इसको नहीं मिल सकती इस तरह के बंदे को जमानत? इसहाक डार वाली आपके सामने प्रेसिडेंट है। कौन सा कानून मना करता है कि आपने गलत फैसला किया जब बंदा और आपको याद है जब यही पिटीशन आई थी तो उस वक्त ऑब्स्कंडर इसलिए नहीं करार दिया था कि कोई चीज मुखालिफिन ने साबित कर दी थी, बल्कि चूंकि वो नहीं थे और राइट ऑफ अपील जो है, राइट ऑफ अपील उनका पेंडिंग रखा गया था। बाकी मैं भी विटनेस हूं, आप भी विटनेस हैं, आधे आदमी साहब भी विटनेस हैं कि 17 में क्या होता रहा। हम आज की बेस लाइन नहीं, हमें 17 वाली, हमें 14 वाली बेस लाइन पे आना चाहिए कि एक जिसका राणा साहब कह रहे हैं कुछ कह रहे हैं। वैसे तो नवाज शरीफ ये कहते थे कि जब तक मेरे साथ जो ज्यादती उसको अजाला नहीं होगा मैं वापस नहीं आऊं, तो मेरा ख्याल अजाला किया गया तो फिर ही वापस आए। पता नहीं, अभी तो आग 24 को आप भी क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, मैं भी क्वेश्चन मार्क। यहाँ पाकिस्तान में हालात बदलते को देर लगती है, 24 के बाद क्या होता है फिर? अभी जिस तरह ये मुल्क का इस वक्त हाल हुआ है, इसको तो कोई जो जिसने मुल्क आगे बढ़ाया है, जिसने चलाया है, उस तरह की लीडरशिप की जरूरत है। अब देखते हैं 24 के बाद हमारे साथ क्या होता है। राजा साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राना साहब ये फरमाइएगा, सर ये 24 अक्टूबर तो जाहिर एक सवाल है, लेकिन उससे पहले एक जलसा भी है, और ये भी एक राय पाई जाती है कि 24 अक्टूबर को क्या होना है मियां साहब के साथ, इसका फैसला जलसा करेगा कि वो जलसे में क्या कहते हैं। देखें, बहुत सारी चीजें हैं और इफ एंड बट्स मुसलसल चल रहे हैं कि उन्होंने क्यों बात की लंदन में अपने पार्टी टिकट होल्डर से, उन्होंने साबिक आर्मी चीफ, साबिक DGI के नाम क्यों लिए, उनको मना कर दिया गया है, फलां कर दिया गया है, पैगाम दिया गया है, कुछ भी नहीं हो रहा। वो तकरीर करेंगे, बातें दोहराएंगे। उन्होंने गुजरांवाला में बात की थी, उसके बाद कितने अरसे बाद बोल रहे थे, वो मेरे और आपके कहने पे कोई तकरीर नहीं कर रहे, वो अपने प्लान के तहत आ रहे हैं। डेवलपमेंट से ज्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे बात होगी, और उसके अंदर होगी कि ये मसला बना क्या, वो बोलेंगे और बहुत कुछ बोलेंगे। वो ये नहीं है जो मैं और आप सोच रहे हैं कि जी ठीक है, बुरा लगता है लोगों को कि जी हमारा साबिक चीफ है, आप ना कहें, फला ना कहें, लेकिन इस मुल्क का वजीर आजम भी था। उसके साथ क्या हो रहा था जब वो वजीर आजम बैठ के ये काम कर रहा था, पाकिस्तान के लिए कर रहा था, फौज के साथ मिलकर काम कर रहा था। इमरान खान साहब क्या कह रहे थे, फौज सब कुछ करती थी, मीर जाफर सादिक उन्होंने कहा, नवाज शरीफ ने नहीं कहा। आप और हम देखेंगे नवाज शरीफ का जलसा, मेरे ख्याल में तो वो कामयाब जलसा होने जा रहा है, अब कोई शक और शुबा नहीं रहा। और उनके जाती ख्याल ये है कि बड़ा जलसा होगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हवाओं को जब पंजाब समझ आता है तो फिर वो बड़ा जलसा करता है हमेशा।
40 दिन उसके बाद हैं उनको इलेक्शन की डेट आने तक। ये 40 दिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी पास जो इंफॉर्मेशन है, जिस दिन इंतखाबी हल्का बंदियां हतमी तौर पे जारी होंगी उस दिन शेड्यूल होगा, लेकिन उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंडिया दिया है कि वो अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते में 15 दिनों में वो केस लगा रहे हैं। आज उन्होंने खुद ऑब्जर्वेशन दी और उसमें सिविलियन शहरियों का, आम शहरियों का फौजी अदालतों में केस भी वो ला रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये भी दुख तकलीफ अजाला हो जाएगा कि जी वो क्यों नहीं लगा रहे थे। भाई वो तो सुन ही नहीं रहे थे ना 184(3) का फैसला होने तक। तो अब सब केस लगेंगे, फैसले होने चाहिए, क्यों हिचकिचाहट का शिकार दो? अदालतें क्यों उस वक्त फैसले करें कि जब कोई पार्लियामेंट चली जाए या जिनका आखिरी दिन हो वो उससे एक दिन पहले फैसला नायब का जारी कर दे? नहीं होना चाहिए ना। डर किस चीज का है, खौफ किस चीज का है? अदालत को इंसाफ फराहम करना चाहिए, यही काम है उनका। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पीटीआई को भी यही तवक्को है, मुझे और आपको भी यही तवक्को है, नून को भी यही है और होनी भी चाहिए कि चीफ जस्टिस फैसले करें। अब 90 दिन में तो नहीं हो सकते, लेकिन कब होंगे कोई यकीन दहानी होगी, कोई ऑर्डर होगा, होना चाहिए, एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। काजी साहब ये फरमाइए, ये जो कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को 24 अक्टूबर को जमानत मिलेगी या फिर जेल जाएंगे, इसका फैसला जलसे में उनकी तकरीर करेगी, ये बात किस हद तक नहीं? इसका फैसला पहले ही, मुझे तो लगता है अगर फैसला हो चुका हुआ है तो वो पहले ही हो चुका हुआ है। जिस तरीके से उनको जमानत मिली है, अब तकरीर मैटर नहीं करती है। मियां साहब जिस तरीके से आ रहे हैं वापस, आपने देखा लंदन में उनको पाकिस्तान के हाई कमिश्नर उनको बयानियां बता रहे हैं कि चंगा साहब ने बयानियां लेना है। तो बहुत सारी चीजें बिल्कुल वाजे नजर आ रही हैं। बाकी ये है कि अब आगे उन्होंने अपनी सियासत किधर लेके जानी है, वो जो मर्जी कर लें। इस वक्त जो ग्राउंड पे सिचुएशन है ना, देखें ग्राउंड पे सिचुएशन अवाम के मसाइल ही किसी और नौइयत के। अगर कोई ये समझता है कि वो आएंगे और फॉर्म बना के बसें जाएंगी और वो जलसा हो जाएगा, देखें जलसा वो होगा जिसमें मिडिल क्लास भी आई हुई है, जिसमें लोअर क्लास के लोग भी हैं, जिसमें आपका ब्लू कॉलर वर्कर भी है, व्हाइट कॉलर वर्कर भी है। अब क्या सोसाइटी के तमाम सेगमेंट्स को आप उस तरह मोबिलाइज करेंगे? सोशल मीडिया के ऊपर मम्मी डैडी बच्चे बैठा के और वो मियां साहब को डिस्कस कर रहे हैं, रियलिटी में होता नहीं है। रियलिटी में जो वहां गए होते हैं वो कहते हैं हमारी सिस्टर आ रही हैं, वो जो एक ही तरह का क्राउड होता है वहां पे। तो ये देखना पड़ेगा कि जब आपको लोगों को जलसे में बुलाने के लिए भी रोटी की, एक तरह से उनको रोटी की दावत देनी पड़े। पंजाब की रवायत है ना, नहीं पंजाब की रिवायत नहीं है ये सर। अब वो तो आप किसी के घर में शादी पे बुलाते हैं ना, सियासी जलसे में ये कौन सी कोई नई रिवायत आ गई है कि खाने टेबल जलसा कामयाब होना चाहिए, खाना खिला के बुलाएं या उसके बगैर करें, जलसा कामयाब होना चाहिए। राजा ये बताइएगा ऐसे जलसे भी क्यों मियां साहब का मुकद्दर पेश कर रहे हैं? मियां साहब का मुकद्दर जलसे पे डिपेंड नहीं कर रहा। मियां साहब आ रहे हैं और पूरी फर्म डिटर्मिनेशन के साथ आ रहे हैं। मियां साहब जो जिन मसाइल में हम घिरे हुए हैं, यानी जब मियां साहब बात करेंगे, मेरा ख्याल है वो 2017 का कनेक्ट करेंगे अपनी तकरीर में कि 217 में वो क्या करना चाह रहे थे या क्या कर रहे थे, और उसके बाद फिर उनके साथ क्या हुआ। मियां साहब का जोर से ज़्यादा इस पे होगा। प्लस ऑब्वियसली जो मियां साहब के ज़हन में जब वो मसलसल वहाँ बैठे रहे हैं, उनके ज़हन में ये तो होगा ना कि जब वो तकरीरों में वहाँ कहते थे कि मुल्क डूब रहा है, मुल्क कुछ तो वो प्लान करते होंगे। और मियां साहब ने नो डाउट, चाहे उनकी 2 साल हुकूमत रही या 2.5 साल हुकूमत रही माजी में, ये वाली तीसरी भी पूरी नहीं हो सकी थी, लेकिन उन्होंने प्लानिंग तो की, उन्होंने डेवलपमेंट की, उन्होंने एक विजन दिया डेवलपमेंट का। कोई शक नहीं, लेकिन जो चीजें सही हैं वो सही हैं, जो गलत है गलत है। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है वो उनको भी पता है लास्ट चांस है, वो कम से कम जो फुटप्रिंट है वो जरूर छोड़ने की कोशिश करेंगे। और फुटप्रिंट उनके नजदीक डेवलपमेंट है। जैसे पीपल्स पार्टी आइन के हवाले से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के हवाले से, रिसोर्स के हवाले से सोचती है, मियां साहब एग्जैक्टली डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। और उस डेवलपमेंट को वो कैरी फॉरवर्ड करने का जरूर कुछ ना कुछ, मैं समझता हूँ, ऐलान करेंगे। करना चाहिए उनको, अगर नहीं करेंगे तो बात आपकी फिर दुरुस्त है कि आखिरी चांस है उनके लिए। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। खासा मैंने यहाँ पे ब्रेक है, ब्रेक के बाद पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में आज एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। 6 साल बाद जो इंडेक्स है वो 50,365 पे पहुंचा, डॉलर स्टेबल हो रहा है, इकॉनमी बेहतर हो रही है। क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं, इस पे हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। स्टॉक एक्सचेंज 6 साल बाद 50,365 पॉइंट्स पे पहुंची है और ये कहते हैं
कि ये इसी हफ्ते में दूसरी मरतबा स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से एक अच्छी खबर आई है। इसके साथ साथ डॉलर स्टेबल हो रहा है, पाकिस्तान में सरमायाकारी में भी इजाफा हो रहा है और बाहर से एतमाद भी पाकिस्तान को बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। अब सवाल ये कि क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शहजाद नसीम साहब, बिजनेसमैन है, सिंगापुर में होते हैं और बहुत कामयाब बिजनेसमैन है, $25 बिलियन का ये काम करते हैं हर साल। तो इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल क्या होगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर ये पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी कैसे बढ़ सकती है और क्या मार्केट को बेहतर होती हुई नजर आ रही है आपको? Javed sir, thank you very much for having me on your program. तो एक डॉक्टर साहब, जावेद साहब, आई फील के जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसके सरमायाकारी के लिए वी नीड लॉट ऑफ थिंग्स। एक तो ये कि बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए। दूसरी बात यह continuity of economic policies. Foreign investors in particular, they look at the foreign policy, they look at the stability, political stability of the country and continuity of economic policies. So I think that's very important. The other is कि क्या incentives दे रहे हैं, कोई strategy है, कोई economic master plan है country का। दूसरी बात यह कि there are too many agencies to deal with. So we need to simplify and provide one window operation to foreign investors, ताकि वो ये ना हो कि कभी इस एजेंसी में जा रहे हैं, कभी दूसरी एजेंसी में। This is something which foreigners do not like. सिंगापुर में Economic Development Board provides single window operation and EDB helps every foreign investor in solving every problem they face. So yeah, this is something which Pakistan needs to address as well. कि जी हम किस तरह इकोनॉमिक पॉलिसीज को सिंपल बनाएं, किस तरह हम स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज और पॉलिटिकल सिस्टम हो, ताकि लोग कंफर्टेबल फील करें कि जी मैं आज इन्वेस्ट करूंगा, आई विल हैव रिटर्न्स। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स कम टू अ कंट्री इफ देयर इज मनी टू बी मेड। अगर उन्होंने आके पैसा लूज करना है और अपना टाइम जाया करना है, ऑनेस्टली नोबडी विल कम। तो वी नीड टू मेक श्योर कि सक्सेस स्टोरीज हो पाकिस्तान में, फॉरेन इन्वेस्टर्स आके यहाँ पे पैसा बनाएं, ताकि वो लोगों को, औरों को भी मार्केट करें कि यार पाकिस्तान अच्छी जगह है, हमें कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आई, हमने पैसा भी बना रहे हैं, सब कुछ है, आप भी आए। तो ये वो चीजें हैं जो लोगों को इंसेंटिवाइज करती हैं। डॉक्टर साहब कि क्या पाकिस्तान में इकोनॉमिक कोई पोटेंशियल है जो आप महसूस करते हैं कि बाहर से इन्वेस्टर्स आ सकते हैं पाकिस्तान में और इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? देखिए, ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक पोटेंशियल डेफिनेटली है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, देयर इज अ क्रिटिकल मास इन द कंट्री। तो ये अब सिर्फ हम अगर वो चीजें कर लें, वो फैक्टर्स प्रोवाइड कर दें, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट कर दें, लोगों की जिंदगी आसान बनाएं, तो ऑनेस्टली पीपल वुड कम। देखिए, लोग अब ये देखें कि आप लोग बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिलीपींस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वियतनाम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं लेट मी कोट, थाईलैंड की इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 11.5 बिलियन फॉर एफडीआई, वियतनाम में 16 बिलियन, बांग्लादेश में 3.5 बिलियन, पाकिस्तान में इज हार्डली 2 बिलियन। तो ये चीजें जो है ना, ये पोटेंशियल तो डेफिनेटली है ना। अगर वियतनाम का और फिलीपींस का पोटेंशियल है 10 बिलियन का, तो पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि 20 बिलियन का पोटेंशियल होना चाहिए, इससे भी ज्यादा। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उसके लिए जो पाकिस्तान का मौजूदा सिस्टम है वो सपोर्ट करता है उसको या नहीं, और उसमें तब्दीली क्या होनी चाहिए? जिसमें तब्दीली ये है कि देखें, नंबर 1 के रूल ऑफ लॉ और ट्रांसपेरेंसी हो सिस्टम में, ताकि लोग ये फील करें कि यार मैं आई एम गोइंग टू अ प्लेस जहां पे अगर कोई मसला पेश आएगा तो मैं उसको सॉल्व भी कर सकूंगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज अ बिग थिंग। पाकिस्तान में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टेक्स ईयर्स। तो एक तो ये चीज है। दूसरी ये कि जी उनको ये कंफर्ट होना चाहिए कि इकोनॉमिक पॉलिसीज विल रिमेन अनचेंज्ड। ये नहीं है कि विद एवरी चेंज ऑफ गवर्नमेंट द पॉलिसीज चेंज। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है इट्स अ की फैक्टर फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज एज आई मेंशन। दूसरी ये है कि टैक्सेशन का रिजीम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएं, लोगों को इंसेंटिवाइज करें, फॉरेन इन्वेस्टर्स को इन पर्टिकुलर कि इंसेंटिवाइज करें। इवन लोकल इन्वेस्टमेंट जो है, आप देखें स्टॉक एक्सचेंज में कितनी इन्वेस्टमेंट जा रही है। आपने अभी कहा कि जी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो किस तरह चल रही है, इसलिए कि लोगों को बैंक से जब पैसा मांगते हैं तो दे हैव टू पे 25-30% इंटरेस्ट रेट।
दैट मेक्स एवरी बिजनेस अनवायबल। ये वो चीजें हैं जो बड़ी आसानी से करेक्ट की जा सकती हैं, और पाकिस्तान को अपना ट्रेड बैलेंस जो है ये ठीक करना पड़ेगा। देयर आर स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑनेस्टली अभी इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की वो ये है कि देयर इज $44 बिलियन ऑफ ट्रेड डेफिसिट एवरी ईयर। पार्टली वो फिल होता है फॉरेन जो पाकिस्तानी रिमिटेंसेस आती हैं, विच इज लाइक $29-30 बिलियन। उसके बावजूद भी देयर इज लाइक $14-15 बिलियन का डेफिसिट है हर साल। अच्छा, ये वी नीड टू करेक्ट दिस कि जी हमारा ट्रेड सरप्लस होना चाहिए बाय राइट, कम से कम बैलेंस तो हो ना बुक्स। दूसरी बात है कि इंटरनल बजट डेफिसिट है हर साल, तो ये चीजें भी ठीक करने वाली हैं। आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा कि मियां नवाज शरीफ के आने से कुछ स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकल? अगर मियां साहब को 5 साल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला बिल्कुल स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि मियां साहब जो हैं वो फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग वो बड़े प्रो बिजनेस हैं, और मैं समझता हूं कि उनके आने से डेफिनेटली बेहतरी आएगी बिजनेस में भी, और हर फ्रंट पे लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। स्पेशली आपके जो गल्फ स्टेट्स हैं, चाइना है, ये तमाम कंट्रीज जो पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं, दे विल फील वेरी कंफर्टेबल विद मियां साहब हियर। जी बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना घर के से मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।